दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि परीक्षा भी स्थगित हो ही चुकी हैं। आप लोग जानते हैं जो परीक्षाएं लगी हुई थी वो सारी परीक्षाएं, चाहे यूजीसी नेट की बात करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात करें, कोई भी परीक्षा अब जुलाई अगस्त से पहले इधर तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो महामारी चल रही है इस समय, जो विकराल रूप धारण कर रखा है महामारी ने, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा भारत का कि जिसके घर में लोग बीमार ना हो या आसपास के लोग बीमार ना हो। यानी हर लोग कहीं ना कहीं, मेरे कहने का मतलब ये जानते ही हैं, और रिश्तेदारी या कहीं पर भी रिलेशन में आप देखें कोई ना कोई परेशान है। तो इसी कारण से आप देख रहे हैं कि इसी महामारी के चलते परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। तो इस समय हमारे यहाँ जो कक्षा ऑनलाइन की चल रही है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं निबंध की इकाई चल रही है, जिसमें मैंने आज आप लोगों को 4 से 5 निबंध का पीडीएफ सुबह भेजा है, टेस्ट सीरीज भेजा है। बहुत सारे लोगों के टेस्ट सीरीज के उत्तर आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी उत्तर नहीं भेजा है। तो जिन लोगों ने उत्तर नहीं भेजा है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग उत्तर ज़रूर भेजें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो मैंने भेजा है निबंध, उसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न हैं। देखिए, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि मेरा उद्देश्य आपका ज्ञान बढ़ाना है, इसलिए अपना मूल्यांकन आप अवश्य करें। आप प्रश्नों को देखें, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। उससे पहले आपको बता दें, हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल पर हैं, लगातार वीडियो का इंतजार करते रहते हैं, पेड मेंबर्स नहीं हैं। फिर भी अगर आप पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं कि पेड बैच की क्या फ़ीस होगी, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या शेड्यूल होगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। अगर परीक्षा स्थगित हो गई है, आपको समय मिल गया है, तो उस समय का आप लोग सदुपयोग जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। निम्न में से किसे प्रतिभारतेंदु या द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर आपका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, भारतेंदु जी के प्रति प्रताप नारायण मिश्र की अनन्य श्रद्धा थी। यहाँ तक कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारतेंदु जी को देवता की भांति उनका स्मरण करते थे, और स्वयं को प्रताप नारायण मिश्र स्वयं को भारतेंदु जी का शिष्य समझते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी की जो रचना शैली थी वो भारतेंदु जी के समान थी, और इसी कारण प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय हरिश्चंद्र या प्रति भारतेंदु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। मिश्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। मिश्र जी की पहली रचना प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुई। मिश्र जी की ब्राह्मण पत्रिका 15 मार्च 1883 ईस्वी में होली के दिन प्रकाशित हुई। 1891 में मिश्र जी ने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। तो इनमें से कौन सा गलत है, असत्य विकल्प कौन सा होगा। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में चारों विकल्प हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी आप लोग ना करें। जब भी कोई अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन रुकता है, चयनित नहीं हो पाता है, तो उसका मूल कारण होता है साधारण प्रश्नों का गलत होना। साधारण प्रश्नों का गलत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपकी जल्दबाजी। तो बिल्कुल भी आप लोग जल्दबाजी ना करें, पूरे विकल्पों को आराम से पढ़ते चलें। यहाँ पर असत्य विकल्प होगा ए, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र जी, आप विकल्प से ही खुद देखिए, ए और सी को जरा आप देखिए। मिश्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, और फिर सी में लिखा है कि मिश्र जी की ब्राह्मण पत्रिका 15 मार्च 1883 ईस्वी में होली के दिन प्रकाशित हुई। क्या 3 वर्ष के आयु में ही उन्होंने ये पत्रिका निकाल दी।
तो इसलिए यहीं पर आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि या सी में से कोई एक गलत है। मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ है, 1880 में नहीं हुआ है। 24 सितंबर 1856 और इनका देहांत 6 जुलाई 1894 ईस्वी में हुआ। यानी अपने देहांत से मात्र 3 वर्ष पहले ही इन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना कर ली थी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? विकल्प है भारतेंदु, प्रतिभारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, कुबेर नाथ राय। आपका उत्तर होगा बी, प्रतिभारतेंदु। प्रतिभारतेंदु अर्थात प्रताप नारायण मिश्र। द्वितीय हरिश्चंद्र या प्रतिभारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र जी को ही कहा जाता है। अभी पहला प्रश्न ही आपने देखा। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन व स्टील ने किया। उपरोक्त कथन किसका है? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता है, प्रताप नारायण मिश्र के किस निबंध का कथन है? आप, धोखा, बात, शिवमूर्ति। इनमें से मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में देखें तो आप निबंध है, धोखा निबंध है, यूजीसी नेट की बात करें तो शिवमूर्ति निबंध है। यानी इन 4 में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में हैं। हमारे पास 90% कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं जो जेआरएफ के लिए भी परेशान हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप तो सारी चीजें पढ़ ही रहे होंगे, साथ में आपको लेक्चर भी दिया जा रहा है। इनमें से बताएं कि किस निबंध का यह कथन है? आपका उत्तर होगा सी, बात। मर्द की जबान यानी बात का उद्भव स्थान, बात का उद्भव स्थान कहा गया है मर्द की जबान। ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने स्वयं अपने निबंध में कहा है और इस निबंध में आपको भेज चुका हूं। सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ के रूप में मिल चुका है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जरूर पढ़ लिया होगा। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति का अर्थ क्या है? भगवान शिव का रूप, भगवान भूतनाथ का रूप, शास्त्रीय आस्तिक रूप या कल्याण का रूप। आपका उत्तर हो जाएगा डी, कल्याण का रूप। निबंध आप पढ़ेंगे तो उस निबंध में आपको एक नहीं 2-3 स्थान पर आपको मिलेगा कि शिवमूर्ति को कल्याण का रूप बताया गया। ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शिवमूर्ति नामक निबंध है जिसमें शिवमूर्ति को कल्याण का रूप बताया गया है, यह निबंध ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है जो विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं, केवल पाषाण मूर्ति से नहीं, यानी सिर्फ मूर्ति का पूजन से ही नहीं है बल्कि प्रेम के साथ, अपने विचार के साथ ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और उस लगाव के साथ पूजा करते हैं तथा उसी लगाव से जब पूजा करते हैं तो आनंद से वो भरे रहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि निस्वार्थ रूप से दूसरों का भला सोचने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को कहा गया है, शिवमूर्ति के रूप में उन्हें भी बताया गया है। शिवमूर्ति अर्थात शिव जी, जिनके सिर पर गंगा है। गंगा का चिन्ह क्या, गंगा का होना क्या प्रदर्शित कर रहा है? शिवमूर्ति निबंध में जो शिव जी हैं जिनका प्रतीक लिया गया, वो कहा गया कि सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है
कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान शिव सदा विश्वव्यापी हैं। ये कहा गया सिर पर गंगा का चिन्ह होने का भाव ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ही तो मन हेरि हर्यो, तिरछे करि नयनन नेह के चाव में। उपरोक्त सवैया किसका है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध से ही मैंने ये लिया है। प्रताप नारायण मिश्र ने इस सवैया को उदाहरण के रूप में लिया है और समझाया है। अगर आपने निबंध पढ़ा होगा, मैं आपको निबंध भी बता दूं, आप निबंध से है। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने निबंध आप में इस सवैया का उदाहरण देकर समझाया है, बताया है। यह सवैया है किसका? आपका उत्तर होगा ए घनानंद। अगला प्रश्न देखें। प्रताप नारायण मिश्र ने आप निबंध में आप शब्द का प्रयोग किसके लिए बताया है? उत्तम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए। अब विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। प्रश्न संख्या 8 में आप देखें कि प्रताप नारायण मिश्र ने आप निबंध में आप शब्द का प्रयोग किसके लिए बताया? आपका उत्तर होगा बी 2 और 3, यानी मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी ने बताया कि आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। ये उचित, उन्होंने बताया कि यह उचित है। बाकी आप तो जानते ही हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिखते भी हैं, उत्तम पुरुष के लिए भी आप लिख देते हैं आप। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र ने अपने निबंध में यह बताया कि आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए उचित है। अगला प्रश्न। भगवान रामचंद्र ने तो मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य? उपरोक्त कथन प्रताप नारायण मिश्र के किस निबंध का है? आप, बात, धोखा, शिव मूर्ति। यहां पर आपका उत्तर होगा सी धोखा। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा कि यह संसार ही धोखा है और हम धोखे में ही जीते हैं और धोखे में ही भलाई है। ईश्वर भी इससे अछूता नहीं है। आप खुद देखिए कि भगवान रामचंद्र ने तो धोखे से ही मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या औकात है, हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है? तो धोखा तो वो भी है और खुद भी धोखा है। ईश्वर खुद भी धोखा है। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने निबंध धोखा में कहा कि ईश्वर खुद भी धोखा है। भाई अवतारवाद, अवतार लेकर अन्य रूप में आकर हम लोगों के सामने या मनुष्य के सामने अवतार के रूप में आना मनुष्यों को धोखा देना ही है। मनुष्य समझ नहीं पाता है, तो एक तरीके से ईश्वर भी इससे अछूता नहीं है। यह प्रताप नारायण मिश्र ने अपने इस निबंध में बताया है। प्रताप नारायण मिश्र ने धोखा निबंध में किसके पदों का भी उदाहरण दिया है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर होगा ए 1 और 2, यानी तुलसीदास और सूरदास। कबीरदास का उदाहरण नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 11 देखें। धोखा निबंध में मिश्र जी ने किस उक्ति को उदाहरण स्वरूप दिया है? गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, आस्तीन का सांप होना, उसी की जूती उसी का सर। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो धोखा निबंध में किन किन उक्तियों का प्रयोग उदाहरण स्वरूप मिश्र जी ने दिया है? यहां पर उत्तर होगा आपका सी 1 और 3, यानी गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया, इसका उदाहरण उन्होंने दिया। उसी की जूती उसी का सर। मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को आते होंगे, क्योंकि सुबह मैंने पीडीएफ दिया है और कोई बहुत बड़े निबंध नहीं है। आप 2 घंटे, अगर यकीन मानिए 2 घंटे आप बैठ जाते हैं और जितना पीडीएफ दिया गया है 10 से 12, 10 बजे आपको दिया जाता है,
10 से 12 आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके के प्रश्न मैं दे रहा हूं ये सारे प्रश्न उसी पीडीएफ के हैं। अगला प्रश्न, विवेकी राय के किस निबंध का विषय है कि गांवों में शहरी संस्कृति के अनुचित हस्तक्षेप को लेकर व्यथित होना और गांवों के आर्थिक विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन होना ये विषय है। किस निबंध का विषय है? किसानों का देश, गांवों की दुनिया, गंवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर। आपका उत्तर होगा डी, उठ जाग मुसाफिर। यहां पर आपका उत्तर होगा डी, उठ जाग मुसाफिर। ये आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। कुछ लोगों का फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आता रहता है कि सर हम तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नेट में दिए गए निबंध क्यों पढ़ें? या कुछ लोग कहते हैं सर हम तो केवल जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया गया निबंध क्यों पढ़ें? उनको मेरा एक सुझाव है, आप एक काम करिए, विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आप उठा लीजिए और आप देखिए कि जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध दिया गया है, क्या उसी निबंध से या उसी विधा से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या और विधा का भी पूछे गए हैं? आपको इसका उत्तर खुद मिल जाएगा। भाई जैसे यहाँ पर मैं निबंध की बात कर रहा हूँ, तो विवेकी राय का निबंध मान लिया आपके पाठ्यक्रम में है, उठ जाग मुसाफिर, तो क्या इनका जो और प्रमुख निबंध है उससे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? बिल्कुल पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो जो आपके पाठ्यक्रम में दिया उस पर तो मुख्य रूप से आपको फोकस करना ही करना है। इसके अलावा उनकी और भी जो रचनाएं हैं और भी जो निबंध हैं, उन निबंधों के बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मान लिया आप अगर कहते हैं, आप बाद में परीक्षा में प्रश्न आया और क्लेम करते हैं कि मैंने आपने पाठ्यक्रम में ये दिया और हमने उसी अकॉर्डिंग तैयारी की, फिर मेरा ये प्रश्न गलत है, आपने ऐसा क्यों डाला? सीधा सा उसका जवाब होगा कि साहित्य का विकास, साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी रचनाएं ये दी गई हैं और साहित्य के इतिहास से ये प्रश्न दिया गया है। फिर आप क्या करेंगे? कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें, मैंने प्रकाशन वर्ष भी आगे लिख दिया है ताकि मिलाने वाले जो प्रश्न आते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार वो भी आप सही कर सकें। कई बार चर्चाओं में ये बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। उपरोक्त कथन विवेकी राय के किस निबंध की भूमिका का है? विकल्प है जीवन अज्ञात का गणित है, नया गाँवनामा, वन तुलसी की गंध, उठ जाग मुसाफिर। यहाँ पर भी आपका उत्तर होगा डी, उठ जाग मुसाफिर। तो विवेकी राय जी के जितने भी निबंध हैं यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, आगे प्रकाशन वर्ष लिख दे रहे हैं इसलिए क्योंकि विवेकी राय के जो निबंध हैं वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जरूर पूछे जा सकते हैं। विवेकी राय को कॉपी पेन तो आप लोगों के पास होगा ही, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठे। विवेकी राय जी का उपनाम है कवि जी। जो मैंने पीडीएफ आपको दिया है उसमें भी मैंने नीचे ब्रैकेट में लिख दिया था, शायद आपने देखा होगा, कवि जी भी कहा गया है। विवेकी राय जी का जन्म 19 नवंबर 1924 को हुआ और इनका देहांत 22 नवंबर 2016 को हुआ। ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि रचनाकार माने जाते हैं। विवेकी राय जी ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि रचनाकार माने जाते हैं। इनकी एक कहानी, इनकी जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है पाकिस्तानी कहानी किसकी है? विवेकी राय जी की है। जो ये दैनिक समाचार पत्र जो आता है आज, अभी भी आप लोग पढ़ते ही होंगे आज, तो दैनिक समाचार पत्र आज में प्रकाशित हुई थी पाकिस्तानी कहानी 1954 ईस्वी में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। बीच बीच में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इन्हें आप लोग कहीं जरूर लिखते चलें। ग्राम जीवन की कमी, विसंगतियों से जुड़ी पीड़ा जब हल्की होती है तो निबंधों या कहानियों के माध्यम से व्यक्त होती है। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है,
बच्चन सिंह ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं? आपका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन विवेकी राय का है। अब यही चीज अगर आपके पास कॉपी पेन होगा, आप तुरंत लिख लेंगे यहां पर जो कथन दिया है उस कथन को लिख लें और फिर लिख लें यह कथन किसका है, तो विवेकी राय का है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो तो जानते हैं, उनके पास पीडीएफ है और उस पीडीएफ से मैंने खुद ये प्रश्न बनाते रहते हैं पीडीएफ से ही, तो उनको तो पता ही होगा। यदि आप हमारे पेड मेंबर्स नहीं है, वीडियो को देख रहे हैं, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लिखना है, तो वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कि ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको। साथ ही जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन अभी आज कल में हुआ है, परसों में हुआ है, यानी जो नए मेंबर्स हैं वो ध्यान दें, जैसे निकिता हैं, अर्चना है, मंजू हैं, और ये श्रेया हैं, नीलम हैं, दीपिका हैं, अमिता हैं, सची हैं, रंजीत हैं, आशा हैं, यानी ये लोग जिनका एडमिशन अभी हाल ही में हुआ है, 2-4 दिनों में हुआ है, तो वो लोग जरूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। कहीं पर कोई दिक्कत हो, जो चीज़ें ना समझ में आए, तुरंत आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें, जैसे हम फ्री होंगे वैसे आपको कॉल कर लेंगे। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान मैं पहले ही कर देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप लोग जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? आपका उत्तर होगा कुल 10 निबंध संग्रहित हैं। अब यहाँ पर एक चीज और सवाल उठता है कि वो 10 निबंध कौन कौन से हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। केवल ऐसा नहीं कि आपके पाठ्यक्रम में लिखा है उठ जाग मुसाफिर निबंध, बस उसी को पढ़ लेंगे आप। निबंध संग्रह भी है उठ जाग मुसाफिर, तो उसमें अगर 10 निबंध हैं तो वो कौन कौन से हैं? चलिए अगले प्रश्न में उसकी बात भी हम कर लेते हैं। उठ जाग मुसाफिर में संग्रहित निबंध कौन से हैं? मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, केना, ग्रीष्म बहार, नमो वैक्षस, ततः किम, विकल्प 1, 3, 5, 2, 4, 5, 1, 4, 5, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। उठ जाग मुसाफिर में ये 5 निबंध हैं। इसके अलावा उठ जाग मुसाफिर के नाम से तो एक निबंध ही है, यानी हो गए 6 निबंध। बचते कितने हैं? 4। अब वो 4 निबंध और कौन कौन से हैं? कॉपी पेन आपके पास है तो जरा लिख लीजिए चारों निबंध और कौन कौन से हैं, ताकि 10 आपको पता हो जाए। लिखिए, सवाल जीवन का। 4 जो बच रहे हैं उनके नाम लिखिए। पहला सवाल जीवन का, गांव पर बनाम गांव में। दूसरा लिखिए गांव पर बनाम गांव में, गांव पर बनाम गांव में। तीसरा लिख लीजिए चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की। और चौथा लिख लीजिए 3 डंडिया चोट से, 3 डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, 3 डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल। तो इस तरीके से 4 निबंध ये हो गए, एक उठ जाग मुसाफिर 5 हो गया, और 5 निबंध आपके ये हैं। तो इस तरीके से उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध हैं। 10 कौन कौन से हैं मैंने पूरे नाम के साथ आपको बता दिया। अब आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें? मतलब ये पंक्तियां आप देखिए, ये पंक्तियां आप देखिए कि किस तरीके से वृद्धा आश्रम में लोगों को छोड़ दिया जाता है, और उसी के ऊपर व्यंग्य की भाषा में किस तरीके से ये पंक्ति कही गई है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। उपरोक्त पंक्ति विवेकी राय के किस निबंध की है? ग्रीष्म बहार, आस्था और चिंतन, फिर बैतलवा डाल पर, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पंक्ति है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें, उठ जाग मुसाफिर का है। आप लिख लें उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर निबंध की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, उठ जाग मुसाफिर में किस कवि की बात होती है?
दिनकर, निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी। यहां पर आपका उत्तर होगा ए 1 2 और 3, यानी उठ जाग मुसाफिर में दिनकर जी की भी बात होती है, निराला जी की भी बात होती है, जयशंकर प्रसाद जी की बात होती है, भारतेंद्र जी की भी बात होती है, लेकिन यह विकल्प में भारतेंद्र जी मैंने दिया नहीं आपको। प्रताप नारायण मिश्र की नहीं बात होती है, ना ही बालकृष्ण भट्ट की बात होती है। तो आपका उत्तर होगा दिनकर, निराला, जयशंकर प्रसाद, यानी विकल्प होगा 1 2 और 3। अगला प्रश्न देखें, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। उपरोक्त पंक्तियां विवेकी राय के किस निबंध का है। विकल्प है उठ जाग मुसाफिर, त्रिधारा, यह आम रास्ता नहीं है, सवाल जीवन का। आपका सही उत्तर होगा ए उठ जाग मुसाफिर। अगला प्रश्न, उठ जाग मुसाफिर भोर भई भजन के लेखक कौन है। भाई आपने उठ जाग मुसाफिर पढ़ लिया, उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह देख लिया कि कुल 10 निबंध संग्रहित हैं, 10 कौन कौन से हैं आपने वो भी जान लिया। उठ जाग मुसाफिर किसका है ये तो आपको पता ही है। उठ जाग मुसाफिर की प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं वो भी आपने जान लिया। लेकिन क्या ये आपको पता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई ये भजन किसने लिखा है। विवेकी राय ने लिखा है, बंशीधर शुक्ल ने लिखा है, नंददास ने लिखा है, या नरहरि दास ने लिखा है। क्योंकि जब ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि 70% लोग तो विवेकी राय लगा देंगे, लेकिन गलत है। उठ जाग मुसाफिर जो भजन है वो बंशीधर शुक्ल ने लिखा है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, देवभक्ति, वैष्णव की फिसलन, विकलांग राजनीति। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, उपरोक्त सभी। यहां पर आपका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हरिशंकर परसाई का ये 5 निबंध आपको याद हो गया कि 5 कौन कौन से हैं। अब इसके अलावा हरिशंकर परसाई के और कौन से निबंध हैं, इन 5 के अलावा आइए देखते हैं हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन कौन सी है। आवारा भीड़ के खतरे, गर्दिश के दिन, पहला सफेद बाल, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मरना कोई हार नहीं होता। विकल्प है 1 4 5, 2 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी। तो यहां पर भी आपका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हरिशंकर परसाई के 10 निबंध आपके तैयार हो गए। कॉपी पेन उठाइए और लिख डालिए। 10 निबंध आपको पता हो गया कि यह हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 5 और, ये भी सेम उसी तरीके का प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन सी है, तो यहां भी होगा उपरोक्त सभी। इस तरीके से आपके 15 निबंध आपको पता हो गए कि यह हरिशंकर परसाई का है, यानी मध्यवर्गीय कुत्ता, असहमत, चूहा और मैं, प्रथम स्मगलर और खेती। तो 15 ये हो गए। इसके अलावा अगर आप लिए बैठे हैं कॉपी पेन तो जरूर लिख लें कि इस 15 के अलावा हरिशंकर परसाई के और भी हैं, जैसे रोटी निबंध, अश्लील पुस्तकें निबंध, जाति निबंध, मित्रता निबंध, लड़ाई निबंध, दंड निबंध, उपदेश निबंध, चौबे जी की कथा निबंध, हम वह और भीड़ निबंध। तो इस तरीके से और कुछ निबंध जान लेंगे तो 20-22 निबंध अगर आपको याद है हरिशंकर परसाई का, तो जो रचना मिलाने वाली आती हैं उन्हें आप जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न, अपना तो ये नियम है कि गौ, ब्राह्मण, कन्या के चरण जरूर छूते हैं। उपरोक्त कथन हरिशंकर परसाई जी के किस निबंध का है। विकल्प है विकलांग श्रद्धा का दौर, गर्दिश के दिन, वैष्णव की फिसलन, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा 24 का ए विकलांग श्रद्धा का दौर।
अगला प्रश्न देखें। यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। कथन किस निबंध का है? परसाई जी ने जो निबंध लिखा है उनके किस निबंध का यह कथन है कि यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है? मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। प्रथम स्मगलर, विकलांग राजनीति, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार की ताबीज। आपका उत्तर होगा सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इस तरीके से 25 प्रश्न थे। बाकी शेष के 25 से 30 प्रश्न रात में 9 बजे लाइव कक्षा में कराएंगे। जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं या जो अभी नया एडमिशन जिनका हुआ है आजकल में 1-2 दिनों में, वो जरूर ध्यान दें कि प्रश्न संख्या 26 से हम लोग रात में 9 बजे लाइव कक्षा में करेंगे। निकिता, अर्चना, मंजू, श्रेया, अमिता, नीलम, दीपिका, आशा, सची, रंजीत, ये जितने भी लोग हैं जो नए लोग हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने वीडियो देखा या नहीं देखा, आपको प्रश्न कैसे लगे। और प्रश्न संख्या 26 से रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे। 26 से लेकर 50 तक होगा, लेकिन अगर टाइम मिला तो 50 के बजाय उसको 26 से लेकर 60 तक कर लेंगे। यदि आप भी हमारे पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, परीक्षा की तिथि बढ़ चुकी है, परीक्षा स्थगित हो चुकी है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। तो हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।